ओके। तो सबसे पहले तो फाइनेंशियल मार्केट क्या होता है, उसका क्या मीनिंग है। दो सेक्टर थे इकोनॉमी के जो मेजर सेक्टर है, इसके अलावा गवर्नमेंट और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड होते हैं। चार सेक्टर टोटल होते हैं, एक हाउस होल्ड और एक फर्म। हाउस होल्ड वो है जो सेविंग्स करता है और अपनी सेविंग्स फर्म तक पहुंचाता है। फर्म उस पैसे का इस्तेमाल करता है प्रोडक्शन करने में, वो गुड्स और सर्विस बनाता है। तो जो मीडियम चाहिए कि हाउस होल्ड और फर्म के बीच में जो मीडियम या लिंक कह लो या इंटरमीडियरी कह लो, ये दोनों टेक्निकल नाम है कि फाइनेंशियल मार्केट एक लिंक का काम करते हैं या इंटरमीडियरी का काम करते हैं कि पैसा हाउस होल्ड से फर्म तक पहुंचाते हैं। ऐसा ही काम बैंक्स भी करते हैं। पर बैंक्स और फाइनेंशियल मार्केट में अंतर क्या है? बैंक एक इंस्टीट्यूशन है, ये एक इंस्टीट्यूशन है, ठीक है, और इसका रोल डिफाइन है। बैंक क्या करती है? एक्सेप्ट करती है डिपॉजिट, लेंडिंग करती है ना। और बैंकिंग पूरा एक चैप्टर पढ़ाया मैंने मैक्रो में, उसको पढ़ो। उसके अंदर उसके दो सर्विसेज और मिलेंगे तुम्हें। तो ये जो सर्विसेज है चार, दो प्राइमरी दो सेकेंडरी, जैसे स्टोरेज वैल्यू देना या अदर सर्विसेज देना। एजेंसी सर्विस देती है कि आपके बिहाफ पे पेमेंट कर देगी, आपके पैसे को ट्रांसफर कर देगी, आपके बिहाफ पे प्रॉपर्टी होल्ड कर लेगी, आपके बिहाफ पे आपका एक तरह से विल अगर है तो उसको बाद में एग्जीक्यूट करवा देगी आपके मरने के बाद। ऐसे बहुत सारे एजेंसी फंक्शन है बैंक के जो बैंक करके देती है। तो वो पूरा बैंकिंग में हम ऑलरेडी पढ़ते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स में। फाइनेंशियल मार्केट को हम बिजनेस में पढ़ते हैं। एक तो इसमें वर्ड यूज हो रहा है मार्केट। मार्केट का मतलब एक ऐसी प्लेस जहां पे बायर सेलर आते हैं, है ना। तो किसी भी चीज का मार्केट हो, जैसे फ्रूट मार्केट है, शेयर मार्केट है, तो वो बता देता है कि मार्केट किस चीज की ट्रेडिंग कर रहा है। यहाँ पे मार्केट फाइनेंस की ट्रेडिंग कर रहा है। फाइनेंस का मतलब है कि आप मनी की बातें कर रहे हो। तो मनी की ट्रेडिंग होती है। एक व्यक्ति है मनी को खरीद रहा है और दूसरा व्यक्ति मनी को बेच रहा है। कुछ लोग परमानेंटली खरीदते हैं। जब आप इक्विटी शेयर खरीदते हो किसी फर्म के तो आप परमानेंटली उसके शेयर खरीद रहे हो। लेकिन टेम्पररी खरीदने का मतलब है आपने अगर उसके डिवेंचर परचेज किए हैं या आप उसके प्रेफरेंस शेयर्स ले रहे हो तो एक पीरियड बाद आप अपना पैसा रिडीम भी कर लोगे। तो वो दोनों ही तरीके, बोरोइंग वाले हों या ऑनरशिप वाले हों, दोनों फाइनेंशियल मार्केट के थ्रू ही ट्रेड होते हैं। तो मार्केट मतलब एक ऐसी प्लेस जहाँ पे हाउस होल्ड और फर्म दोनों जाएंगे। और फर्म को पैसा खरीदना है, हाउस होल्ड को पैसा बेचना है, तो ऑब्वियसली बेचने की एक कीमत मिलती है, रिटर्न मिलता है। अगर आप ऑनरशिप खरीदते हो तो आपको प्रॉफिट्स मिलते हैं, डिविडेंड मिलता है प्रॉफिट के नाम से। और अगर आप लेंडिंग करते हो, मतलब पैसा एज अ लेंडिंग बेचते हो, तो आपको उसके बदले में इंटरेस्ट मिलता है और एक पीरियड के बाद आपका रीपेमेंट भी मिलता है। तो मार्केट वो प्लेस है जहाँ पे जाके आप ये कर पाओगे अगर आप ये करना चाहते हो तो। ठीक है, तो ये इसका एक बेसिक सा मीनिंग है कि फाइनेंशियल मार्केट क्या करते हैं, इनका क्या रोल प्ले है इकोनॉमी में और ये कैसे काम करते हैं। तो इकोनॉमी के दो सेक्टर्स के बीच में लिंकेज की तरह से काम करते हैं। ठीक है, तो मीनिंग के लिए इतना पार्ट काफी है। अब इसमें फर्दर मीनिंग को फॉर्मल तरीके से कैसे समझाया है। इसमें कुछ वर्ड्स हैं जिस पे अपना फोकस होना चाहिए, जिसको हमें लिखना है। तो मीनिंग ऑफ फाइनेंशियल मार्केट में शॉर्ट में लिख रहा हूँ एफएम। फाइनेंशियल मार्केट का जो मीनिंग है उसे डिफाइन किया है। इट इज़ अ मार्केट, ऑब्वियसली क्योंकि ये फाइनेंशियल मार्केट है तो इट इज़ अ मार्केट। जो बात हमने करी है उसी पे ये फर्दर लिख रहे हैं फॉर्मली। फॉर क्रिएशन एंड एक्सचेंज में ये दोनों के स्पेसिफिक मीनिंग बताऊंगा अभी। क्रिएशन किसको बोलेंगे, एक्सचेंज किसको बोलेंगे? ऑफ फाइनेंशियल असेट्स। फाइनेंशियल असेट, मनी को ये फाइनेंशियल असेट बोल रहे हैं। तो कोई भी फाइनेंशियल असेट है उसका आप या तो क्रिएशन कर सकते हो या एक्सचेंज कर सकते हो। क्रिएशन का मतलब होता है जैसे कि पहली बार जब कंपनी अपना शेयर इशू करती है, पहली बार उसने शेयर कैपिटल बनाई, अपनी कंपनी रजिस्टर की, उसकी शेयर कैपिटल इशू की, तो आप जो पहली बार शेयर्स बनाते हो, जब वो पेपर बना शेयर्स का, वो कहलाता है क्रिएशन। अब एक बार क्रिएट हो गया और तुम्हारे पास आ गया, सपोज तुमने परचेस कर लिया, ठीक है, मार्केट में इसको कहते हैं आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफर देती है, तो क्रिएशन होता है। और फर्दर पब्लिक ऑफर पे भी क्या होता है? क्रिएशन होता है। मतलब कि जब जब कंपनी को पैसा की जरूरत है वो अपना एक डॉक्यूमेंट क्रिएट करेगी जिसको नाम दे देगी शेयर्स या डिवेंचर्स। तो ऐसा डॉक्यूमेंट जो क्रिएट होता है और कंपनी को आप पैसा देते हो, वो होता है क्रिएशन। अब क्या होता है, इसके बाद कंपनी अपना पैसा लेके अपना बिजनेस शुरू कर देती है। अब आपके पास वो फाइनेंशियल असेट है। अब सपोज उस फाइनेंशियल असेट को आप
नहीं रखना चाहते, आप उसको बेचना चाहते हो, तो कंपनी थोड़ी खरीदेगी, वो तो बिजनेस कर रही है। उस पैसे, उस असेट को मैं खरीदना चाहता हूँ, वो शेयर मुझे चाहिए, तो हम दोनों के बीच में क्या होता है? एक्सचेंज। तो क्रिएशन जहां पे होता है वो बिटवीन किसके बीच में होता है? जब फाइनेंशियल असेट क्रिएट होती है तो ये होता है फर्म और हाउस होल्ड के बीच, ऐसे समझ लो। इनके बीच में ट्रांजेक्शन है फाइनेंशियल असेट का, क्रिएशन का, इन दोनों के बीच में होता है। और एक्सचेंज जो होता है वो जनरली किसके बीच में होगा? जनरली वर्ड यूज कर रहा हूं, हाउस होल्ड के बीच में। कुछ लोग तो बिजनेस करते हैं इस चीज का, जैसे म्यूचुअल फंड वगैरह, तो ये बिजनेस भी ऐसा करते हैं। लेकिन अगर हम टू सेक्टर के हिसाब से देखें तो जनरली एक्सचेंज जो है वो हाउस होल्ड लेवल पे होता है कि एक के पास शेयर है, वो दूसरे को बेचना है। लेकिन जब कंपनी को पैसे चाहिए होते हैं, मार्केट में वो आती है आईपीओ लेके या एफपीओ लेके। आईपीओ मतलब जब कोई कंपनी पहली बार शुरुआत करती है किसी प्रोजेक्ट का, तो आईपीओ आता है। जैसे जियो जब लॉन्च हुआ तब आईपीओ आया। लेकिन अब अगर जियो को पैसे की जरूरत पड़ी तो वो एफपीओ आएगा, जिसको बोलते हैं फर्दर पब्लिक ऑफर, है ना। तो ये कहाँ आते हैं? मार्केट में है। और वो फाइनेंशियल मार्केट का एक सेगमेंट है शेयर मार्केट। फाइनेंशियल मार्केट का एक सेगमेंट है शेयर मार्केट। फाइनेंशियल मार्केट का की पेरिफेरी बहुत बड़ी है, उसमें शेयर मार्केट भी आता है और दूसरे मार्केट भी आते हैं। जैसे कमोडिटी मार्केट भी फाइनेंशियल मार्केट है, एक्सचेंज मार्केट। तो इसके बारे में हम अभी और पढ़ेंगे, ठीक है। तो पर अभी बेसिक के लिए इतना काफी है कि यहाँ पे फाइनेंशियल असेट का क्रिएशन भी होता है और एक्सचेंज भी होता है। तो ये दोनों टर्म ऐसे समझी जा सकती है। इसमें कोई दिक्कत है इसकी मीनिंग में? ओके। इसके अलावा टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल मार्केट में आता है, हाँ ये अब तुम इसका पूरा सेगमेंट पढ़ाता हूँ क्योंकि फाइनेंशियल मार्केट की पेरिफेरी कितनी बड़ी है। तो फाइनेंशियल मार्केट के टाइप्स पढ़ेंगे। तो दो टाइप के फाइनेंशियल मार्केट होते हैं, सारे इसमें कवर हो जाते हैं। एक होता है कैपिटल मार्केट और एक होता है मनी मार्केट। अब इसमें कैपिटल किसको बोलेंगे और मनी किसको बोलेंगे? ये इंस्ट्रूमेंट में डील करती है। यस, इंस्ट्रूमेंट्स यहाँ पे डील होते हैं। डिवेंचर हो गए, शेयर्स हो गए, ठीक है। इंपॉर्टेंट बात है, ये जो वर्ड है ना कैपिटल, मैंने पहले भी बोला कि कैपिटल वर्ड का डिपेंड करता है कि इसका मीनिंग क्या निकाला जाए, वो किसके साथ अटैच है। इस बार ये मार्केट के साथ अटैच है और इसका मतलब है ये लॉन्ग टर्म बिहेवियर दिखा रहा है। तो वो इंस्ट्रूमेंट जो लॉन्ग टर्म के लिए इशू होंगे, लॉन्ग टर्म। तो अगर आपने कोई इंस्ट्रूमेंट इशू किया है, यहाँ पे भी मनी मार्केट में भी इंस्ट्रूमेंट ही इशू होंगे, लेकिन वो कैसे होंगे? शॉर्ट टर्म के लिए। जैसे तुमने अगर नाम सुना हो, अ, अच्छा नाम बताता हूँ, ट्रेजरी बॉन्ड, टी बिल या टी बॉन्ड। ये इनका पीरियड ऐसा चलता है 15 दिन से 6 मंथ मैक्सिमम, या 1 साल मैक्सिमम। 15 दिन से लेके एक, आपको इतने छोटे समय के लिए पैसा चाहिए तो आप इस तरह के मार्केट में जाओगे, मनी मार्केट में। और अगर आपको पैसा चाहिए लॉन्ग समय, 1 साल के लिए, जैसे आप डिवेंचर अगर करते हो इशू, तो वो मार्केट कौन सा होगा? मनी मार्केट। हम्म। नहीं नहीं। तो फाइनेंशियल मार्केट को हमने दो सेगमेंट्स में बांट दिया, कैपिटल मार्केट, मनी मार्केट। मनी मार्केट में अगर आपका इंस्ट्रूमेंट शॉर्ट टर्म फंड के लिए है, भले ही उसका नाम कुछ भी हो, वैसे तो इक्विटी शेयर्स होगा ही नहीं क्योंकि वो तो परमानेंट होता है। उसके अलावा आपको जो नाम रखना है, डिबेंचर रखो, प्रेफरेंस शेयर रखो, नाम से फर्क नहीं पड़ता, उसके पीरियड से फर्क पड़ता है। अगर जो पैसा लेने गया है उसका इंटेंशन है मुझे 1 साल के लिए पैसा चाहिए, और जो पैसा लगाने गया है उसके लिए भी ये है कि भाई मेरे को 1 साल के अंदर अंदर वापस पैसा चाहिए, वो 15 दिन से लेके कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे मैं और ठीक से लिखूँ तो मैं, मेरा टी बिल का एग्जाम्पल लिखा है ये। तो शॉर्ट टर्म फंड का मतलब है सीधा सीधा, शॉर्ट टर्म फंड का सीधा सीधा मतलब है अप टू 1 ईयर। तो कुछ भी नाम हो, वो ये मनी मार्केट में डील होगा। भाई मार्केट तो एक प्लेस है ना, वहां पे डील करने जाना है तो आपको यही सामान लेके जाना है।
कि भाई 1 साल के लिए मुझे पैसा चाहिए, या कोई लगाने वाला जा रहा है तो वो भी उस मार्केट में जाके बोलेगा मुझे 1 साल के लिए पैसा लगाना है। वो कैपिटल मार्केट में जाके बोलेगा तो वहां पे इंस्ट्रूमेंट उसको मिलेगा ही नहीं, उसको प्रोडक्ट मिलेगा ही नहीं। तो ये प्रोडक्ट डील ही यहाँ होता है। और कैपिटल मार्केट में डील होते हैं वो प्रोडक्ट्स जो लॉन्गर पीरियड के की मैच्योरिटी रखते हैं, दैट इज मोर देन 1 ईयर। अब मोर देन 1 ईयर में परमानेंट वाले भी आते हैं, 1 साल के ऊपर जो भी पीरियड है उसमें ये मोर देन 1 ईयर कैपिटल मार्केट में जाके आपको डील करना पड़ेगा। तो मार्केट वो प्लेस है जहां पे आपको कोई प्रोडक्ट डील करने के लिए मिलता है, खरीदने बेचने के लिए। तो यहाँ पीरियोडिसिटी से ये डिसाइड हो रहे हैं कि कैपिटल मार्केट में कौन से प्रोडक्ट मिलेंगे और मनी मार्केट में कौन से प्रोडक्ट मिलेंगे, उनके नाम से फर्क नहीं पड़ेगा। तो मनी मार्केट का जो बेसिक मीनिंग है वो यही है कि ये शॉर्ट टर्म फंड में डील करते हैं थ्रू मॉनेटरी एसेट। मॉनेटरी एसेट इसलिए क्योंकि जो भी इंस्ट्रूमेंट क्रिएट होगा यहाँ पे, जैसे मैंने एक नाम लिया टी बिल। टी बिल का फुल फॉर्म होता है ट्रेजरी बिल, ये सबसे ज्यादा चलता है मनी मार्केट में। और ट्रेजरी बिल में लोग पैसा लगाते हैं। ठीक है, जैसे मेरे को 6 महीने के लिए पैसे लगाना है। म्यूचुअल फंड एक बिल्कुल अलग चीज है ना। मैं ये क्वेश्चन बना के रखो, अपन एंड में डिस्कस कर लेंगे वो क्या कहानी है, म्यूचुअल फंड क्या होता है। तो मनी मार्केट में हम डील करते हैं मॉनेटरी एसेट्स में, मनी में कन्वर्ट हो जाएगी, वो इंस्ट्रूमेंट कन्वर्ट हो जाएगा मनी में। और इसका एग्जांपल सबसे बेस्ट कौन सा दिया मैंने, टी बिल, ट्रेजरी बिल बोलते हैं इसको। ट्रेजरी बिल एक्चुअली में कौन इशू करता है बताओ, गवर्नमेंट। हाँ, ट्रेजरी का मतलब होता है खजाना, गवर्नमेंट के खजाने से हमें डील होता है। तो गवर्नमेंट लोन लेती है इसके थ्रू, वो टी बिल इशू करेगी, पेपर आपको देगी, तुम खरीदो, गवर्नमेंट पैसा उठाएगी। वो बहुत सिक्योर्ड होता है। हाँ, गवर्नमेंट सारे इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे गवर्नमेंट ने बजट इशू, मैं एक एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ, टैक्स तो ईयर एंड पे आ रहे हैं या जो भी आ रहे हैं, पर उसको उसके अलावा पैसे चाहिए। जैसे उसको तो पता है रेगुलर टैक्स आएंगे, तो उसको पैसों की जरूरत है अभी। इंफ्रास्ट्रक्चर, हाँ बिल्कुल देती है ना, रिटर्न मिलता है, इसीलिए तो लोग उसमें इन्वेस्ट करते हैं। नहीं हो सकता, उसका पीरियड शॉर्ट ही रहता है। हाँ, वो 90 दिन, मैं कह रहा हूँ 15 दिन से शुरू हो जाता है। 15 दिन का टी बिल अवेलेबल है, 30 दिन का, 45 दिन का, 90 दिन का, ऐसा 180 दिन का, जनरली इस तरह के टी बिल्स अवेलेबल होते हैं। और उसमें खैर थोड़ा और गहरी बात हो जाएगी, बट उसका मिनिमम वो होता है इन्वेस्टमेंट, जैसे कि आप 5 लाख से नीचे इन्वेस्ट नहीं कर सकते। हम्म, तो वो उस तरह की कंडीशन भी लगाती है गवर्नमेंट, छोटा मोटा पैसे उठा। 5 लाख लगाओ कम से कम, अगर आपको इसमें इन्वेस्ट, 5 नहीं तो मल्टीपल में चलता है, 5 नहीं सीधा 10, सीधा 15, ऐसा। श्योरिटी होती है क्योंकि ये गवर्नमेंट ने उठाए हैं पैसे, तो बहुत सिक्योर्ड होता है। ठीक है, इस मनी मार्केट में हाँ ये एक एग्जांपल है बस, टी बिल तो ऐसा नहीं है, गवर्नमेंट को जरूरत है, अगर वो अच्छा प्रोजेक्ट में पैसा लगा रही है तो अच्छे ऑफर भी दे देती है कई बार। वो तो डिपेंड करता है गवर्नमेंट को किस प्रोजेक्ट के लिए पैसा चाहिए, उसको रिटर्न भी एक्सपेक्टेड है, और वो उसके कैलकुलेशन पे डिपेंड करता है, बट जनरली एफडी से ज्यादा होते हैं, ऐसा जनरली ऐसा होता है। आगे देखते हैं। अब इसमें मनी मार्केट में अगर बिजनेस को पैसा चाहिए, बिजनेस भी आता है मनी मार्केट में, बिजनेस कौन से फंड की रिक्वायरमेंट पूरा करने आएगा। ये तो गवर्नमेंट का एक एग्जांपल दे दिया मैंने, है ना। बिजनेस का एग्जांपल दूं, बिजनेस कौन सा नाम लाता है, अभी वो सब नाम आएंगे, वो अपने पिछले चैप्टर में भी थे, बट मैंने अभी वो स्किप करा है क्योंकि वो पहले हमें अकाउंट्स का चैप्टर पढ़ना ज़्यादा बेटर है उसके लिए। उसका नाम है कमर्शियल पेपर। कमर्शियल पेपर, ये डिवेंचर जैसा ही इंस्ट्रूमेंट है, इसकी मेच्योरिटी फिक्स है, इस पर रिटर्न भी फिक्स है, पर ऐसा मंथली या क्वार्टरली रिटर्न नहीं होता, मतलब वो 1 साल के अंदर पूरा पैसा भी मिल जाएगा विद इंटरेस्ट, अलॉन्ग विद इंटरेस्ट। ऐसे पेपर का नाम कमर्शियल पेपर होता है, ये कंपनियां इशू करती हैं थोड़े समय के पैसे उठाने के लिए। तो कंपनियां किस नीड को फुलफिल करने के लिए पैसा उठाएंगी, अगर मैंने तुम्हें जनरली समझाया है तो देखो, कंपनियां पैसा लाती हैं सोर्स ऑफ फंड से, और फिर उनको करती है अप्लाई, जिसको बोलते हैं एप्लीकेशन ऑफ फंड। तो सोर्स ऑफ फंड तो तुम्हारा कैपिटल एम्प्लॉयड होता है। कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब होता है इसके अंदर तुम्हारे शेयर्स भी आ गए और डिवेंचर्स भी आ गए। और एप्लीकेशन ऑफ फंड का मतलब होता है असेट बनाना। आप फिक्स असेट बनाते, या और शॉर्ट में बोलूँ तो एनसीए बनाते हो और सीए बनाते हो, है ना, इधर सीएल भी मिलती। तो मैंने तुम्हें एक बात समझाई थी कि ये सीए और सीएल का एक रिलेशन है, ये कहलाते हैं वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल का क्या मतलब होता है, वो फंड जो आपको बिजनेस में रोटेशन के लिए चाहिए। जैसे कि आज स्टॉक खरीदा, स्टॉक से फिनिश गुड्स बनाया, फिनिश गुड्स को बेच दिया, बेच के वापस पैसे आ गए डेटर से,
फिर आपने स्टॉक खरीदा। एक टीवी का ट्रेडर क्या कर रहा होगा, बार बार सोच के देखो। वो टीवी खरीद के लाता है, खरीद के लाने के बाद वो बेचता है, बेच के उसकी उधारियां सब रिकवर करता है, फिर टीवी खरीद के लाता है। सभी बिजनेस यही करे ना। एक मैन्युफैक्चरर क्या कर रहा होगा, पहले रॉ मटेरियल खरीदेगा, फिर उसको बनाएगा, बना के बेचेगा, बेच के फिर पैसे आएंगे, फिर से रॉ मटेरियल खरीदेगा। ये साइकिल कहलाती है वर्किंग कैपिटल साइकिल या बिजनेस साइकिल। इस पैसे की नीड कितने दिन की है, उसको तो एक ही साल में जितनी ज्यादा साइकिल घुमा देगा उतना बेटर है। तो बिजनेस 2 साइकिल, 3 साइकिल, 5 साइकिल, 10 साइकिल ऐसे घुमाते हैं। जितनी बार घूमोगे उतनी बार प्रॉफिट निकाल लोगे। जैसे 5 लाख रुपए का कैपिटल लगता है आपको आपकी पूरी शॉप भरने के लिए, तो आपको 5 लाख घुमाने हैं, जितनी बार घुमा दो आप बिजनेस में, और हर बार आपको 20% का प्रॉफिट होता है, तो एक साइकिल में 20 लाख रुपया, 2 लाख, 5 लाख का 20%, 1 लाख रुपया आप निकाल लोगे। तो ये वर्किंग कैपिटल कहलाती है। और जो आपने असेट खरीदनी है जो लॉन्ग टर्म के लिए 5-5, 10-10 साल के लिए, उसके पैसे तो निकलने नहीं वाले हैं। ये रॉ मटेरियल वाले ही जल्दी पैसे निकलेंगे। तो इन वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट के लिए मॉनेटरी मार्केट का इस्तेमाल किया जाता है। तो यहां पे बिजनेस सेटिस्फाई करता है वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। बात समझ में आई कि नहीं आई? और ये एक नियम सिखाया था मैंने फाइनेंशियल मार्केट का, जो गोल्डन नियम है, कि भाई आप चाहो तो लॉन्ग टर्म फंड से भी वर्किंग कैपिटल चला सकते हो। आपने 5 साल के लिए पैसा ले लिया ना उधार, घुमाते रहो उसको। लेकिन शॉर्ट टर्म के लिए कभी शॉर्ट टर्म के लिए शॉर्ट टर्म फाइनेंस ला सकते हो, ये भी ठीक है। मतलब शॉर्ट टर्म यूज के लिए आप लॉन्ग टर्म से पैसा ले आओ या शॉर्ट टर्म से पैसा ले आओ, लेकिन लॉन्ग टर्म यूज के लिए आप केवल लॉन्ग टर्म से ही पैसा लाना चाहिए, नहीं तो फिर आपको दिक्कत हो जाएगी। आ, आ गई बात समझ में? तो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट के लिए ये मार्केट यूज करते हैं वो लोग। पैसा जल्दी जल्दी घूमता है तो रिटर्न भी कर देते हैं लोगों को, ऐसा। आगे चलते हैं इसमें। मनी मार्केट के पार्टिसिपेंट्स बताता हूँ। पार्टिसिपेंट मतलब जो यहाँ आके खेलते हैं, पार्टिसिपेंट ऑफ मनी मार्केट। दो तो मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। एक तो मैंने बताया गवर्नमेंट, एक बता दिया मैंने कंपनीज। इसके अलावा और कौन आएगा यहाँ पे? बहुत इंपॉर्टेंट नाम, आरबीआई। गवर्नमेंट सीधे नहीं आती, खजाने के थ्रू आती है। और खजाना किसके पास है? आरबीआई। बेसिकली अगर मैं चाहूँ ना, तो मैं मेरे को ये ऐसे लिखना चाहिए ताकि तुम्हें ध्यान रहे, मैंने इसलिए ऐसे लिख दिया उसको। वो आरबीआई के थ्रू आती है, ठीक है। इसके अलावा एलआईसी जैसी कंपनियां भी इसमें आती हैं। वो तो आपसे प्रीमियम जो ले रही हैं, आपको देना है उनको पैसे, तो वो इन्वेस्ट करती हैं मनी मार्केट में आके भी इन्वेस्ट करती हैं, ठीक है। एनबीएफसीज भी इसमें आती हैं। एनबीएफसी का मतलब मुथूट फाइनेंस, मनप्पुरम गोल्ड लोन, वो सब भी इसमें आती हैं। और तो और इसमें स्टेट गवर्नमेंट भी आती है। मतलब गवर्नमेंट में लिख ही चुका हूँ तो ऑलरेडी वो कवर हो गई है। स्टेट गवर्नमेंट बोलो, सेंट्रल गवर्नमेंट बोलो, सब एक ही बात है। तो कंपनियां भी आएंगी, एलआईसी भी आएगी, एनएफसी एनबीएफसीज भी आएंगी और गवर्नमेंट भी आएंगी। ये लोग आके अब जब भी अपनी शॉर्ट टर्म नीड को पूरा करेंगे, एनबीएफसी लोगों को लोन देती है, तो इधर से पैसा उठाती है, उधर से लोन देती है। तो ये मनी मार्केट से डील होता है। ऑब्वियसली पैसा लगाने वाले लोग तो हाउस होल्ड है, ये तो पैसा उठाने वाले लोग हैं। कोई दिक्कत इसमें? ओके। इंस्ट्रूमेंट ऑफ मनी मार्केट, कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट है? दो नाम मैं ऑलरेडी इसमें भी सिखा चुका हूँ। इंस्ट्रूमेंट ऑफ एमएम, मनी मार्केट। पहला है टी बिल, आरबीआई के थ्रू गवर्नमेंट यहाँ से पैसा उठाती है इस इंस्ट्रूमेंट के नाम से। दूसरा है कमर्शियल पेपर। और एक आध नाम यूज कर सकते हो, जैसे मैं इंटरेस्टिंग बताता हूँ नाम है कॉल मनी। ये एक्चुअली में बैंक से बैंक डील होता है, या फिर बड़ी कंपनी से कंपनी। इस इंस्ट्रूमेंट को कंपनियां कंपनियों के लिए इशू करती हैं। मेरी एक बड़ी कंपनी है, मेरे पास एक्सेस फंड पड़ा है। तुम्हारी एक कंपनी है, तुमको पैसे की जरूरत है, 3 महीने के लिए पैसा चाहिए, तुम अच्छी टर्म पे मेरे को ये इशू कर सकते हो कॉल मनी। बैंक भी आपस में कॉल मनी में डील करती हैं, है ना। एक बहुत फेमस नाम है, वो और बता देता हूँ। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट ये कंपनियां इशू करती हैं।
तो कमर्शियल पेपर और ये दोनों ही कंपनियों का मामला है, और टी बिल जो है वो गवर्नमेंट का मामला है, और ये बैंक से बैंक और कंपनी से कंपनी वाले मामले हैं। तो ये तीन चार नाम हैं जो एक दो बार रीड करोगे तो दिमाग में रहने लगेंगे। मनी मार्केट का फायदा, बेनिफिट की बात करूं अगर मैं, वैसे तो बहुत सारे फायदे हमको पढ़ने हैं, पर दो फायदे सबसे इंपॉर्टेंट है, वो उसके कैरेक्टर है। इसके कैरेक्टर में वो बातें छुपी है, तो कैरेक्टर भी लिखना है तो इन्हीं दोनों पे लिखना है कि मनी मार्केट की पहचान क्या है। मनी मार्केट की पहली पहचान है हाई लिक्विडिटी। हाई लिक्विडिटी मतलब क्या होता है इसका? लिक्विडिटी का मतलब होता है कि एबिलिटी टू बी कन्वर्टेबल इनटू कैश। लिक्विडिटी का मतलब होता है एबिलिटी टू बी कन्वर्टेबल इनटू कैश। कुछ एग्जांपल से समझाता हूं तो और समझ में आएगा। अगर तुम्हारे पास गोल्ड है और अगर तुम्हारे पास एक शेयर है, दोनों में से ज्यादा लिक्विड क्या है, तुम्हें क्या लगता है? क्यों? गोल्ड शेयर तो मैं अभी बेचना चाहूँ, मैं अभी बेच लूँ, तुरंत पैसे मिल जाएंगे। गोल्ड को जाऊंगा, टेस्ट कराऊंगा, हम्म। अगर बैंक से फिजिकल फॉर्म में साइंस, शेयर है तो रियल फॉर्म में शेयर मतलब सर्टिफिकेट तुम्हारे हाथ में है, ऑनलाइन कुछ नहीं है तुम्हारे पास उसका, गोल्ड। तो फिर गोल्ड। ठीक है ना? तो लिक्विडिटी, तुम एबिलिटी समझ रहे हो कौन सी चीज जल्दी बिक जाएगी, हाँ, तो गोल्ड ज्यादा यूटिलिटी वाला हो गया। एक बिल्डिंग और गोल्ड में कंपेयर करोगे तो गोल्ड। गोल्ड। हाँ, तो हाईली लिक्विड का मतलब ये। अब अगर आपके पास एक इंस्ट्रूमेंट है जैसे शेयर और एक मनी मार्केट का इंस्ट्रूमेंट जैसे टी बिल, तो ज्यादा लिक्विडिटी टी बिल में होगी। शेयर है टीबिल, हाँ ये टीबिल गवर्नमेंट का वो है। जल्दी गवर्नमेंट का ही है, सिर्फ ये नहीं, उसकी मैच्योरिटी नजदीक है। अच्छा, पर लोग ये शेयर प्रेफर करते हैं, जैसे एक रिटर्न मिल रहा है 5%, एक लॉन्ग टर्म पे और एक शॉर्ट टर्म पे, कौन सा प्रेफर करेगा कोई बंदा? क्यों? शॉर्ट टर्म है, शॉर्ट टर्म पे हाँ। उसका पैसा वापस निकलेगा ना, फिर उसको उस दिन जो अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी फिर वो उसमें लगाएगा। तो मनी मार्केट जो होता है वो ज्यादा मतलब ये मान लो लगभग ये मनी के जैसे ही होते हैं, इसीलिए तो इसका नाम पड़ा क्या, सबसे लिक्विड क्या है, कैश। वो तो एग्जाम्पल है लिक्विडिटी का। इसीलिए तो करंट एसेट में सबसे नीचे लिखते हैं उसको, मोस्ट लिक्विड थिंग होती है कैश इन हैंड। उसका ऑर्डर वैसे ही होता है, सबसे पहले स्टॉक लिखते हैं, स्टॉक कितना कम लिक्विड है, क्योंकि आप उसको कहाँ बेचोगे, किसको दिखाओगे, कौन खरीदेगा। फिर डेटर, डेटर लिक्विड इसलिए हो जाते हैं कि बैंक से जाके तुम उसे डिस्काउंट करा के भी कैश एडवांस में ले सकते हो। उसके बाद होते हैं फिर तुम्हारे ये निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स, जिसको अपन बोलते हैं बिल रिसीवेबल। उसके बाद फिर आता है ये इस तरह की एसेट गोल्ड वगैरह जैसी, और फिर सबसे लिक्विड होता है कैश इन हैंड, कैश एट बैंक। तो हाईली लिक्विड में मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट में जब भी कंपैरिजन हो तो उसका ज्यादा लिक्विड कौन है दोनों में से, मनी मार्केट। लोग लिक्विडिटी के आश्रय ही इस मार्केट में आते हैं, उनको चाहिए ऐसी लिक्विड, जिन लोगों को लिक्विडिटी की जरूरत है कि यार मेरे को तो पैसे ना थोड़े दिन के लिए लगाने, मेरे को जल्दी पैसे निकालने भी पड़ सकते हैं, वो कैपिटल मार्केट नहीं जाएंगे, वो मनी मार्केट में ही आएंगे। दूसरी बात करते हैं, एक तो ये कैरेक्टर हो गया मनी मार्केट का। मनी मार्केट का दूसरा कैरेक्टर है लेस रिस्की। एज कंपेयर टू कैपिटल मार्केट ये रिस्क कम है। एक तो टाइम इसकी रिस्क कम कर रहा है, हाँ, दूसरी यहाँ पे एक तो टाइम बहुत बड़ा फैक्टर होता है गवर्नमेंट जो ट्रेड रिस्क को कर कम रही है। करने का, गवर्नमेंट ट्रेड कर रही है, बैंक ट्रेड कर रही है। तो यहाँ पे जो इंस्ट्रूमेंट है जैसे टी बिल, तो लगभग ये मान लो 0% रिस्क वाला मामला है। तो पैसे डाले तो मिल जाएंगे ठीक है ना? वापस। हाँ, तो ये लेस रिस्की होते हैं, इसमें कोई दिक्कत है? नहीं। इवन दे आर अनसिक्योर्ड, इस पर कोई सिक्योरिटी नहीं है, किसी ने क्रिएट नहीं की। सिक्योरिटी क्रिएट करना मतलब समझ में आता है? हाँ, कोई एसेट बेसिस पे कि भाई कोई एसेट जो है वो मॉर्गेज कर दिए, अगर पैसे नहीं दिए तो वो बिक जाएगी। हाँ, नॉट, इवन दे आर नॉट सिक्योर्ड, फिर भी ये क्या है, लेस रिस्की। जब कोई चीज लेस रिस्की होती है ना तो उस पर रिटर्न कम होता है, तो कंपैरेटिवली कैपिटल मार्केट से रिटर्न कम होता है। पर इसकी पहचान क्या है, ये बहुत लिक्विड है, ठीक है, नियरली मनी की तरह ही ट्रीट होते हैं, और रिस्की कम है, इवन दो ये सिक्योर्ड एसेट पे क्रिएटेड नहीं है फिर भी। और उसका सबसे इंपॉर्टेंट बात है, दो रीजन है, अगर कोई रीजन लिखना चाहे तो, एक तो शॉर्ट पीरियड की वजह से, और साउंड इन साउंड इशूअर्स लिख सकते हो। इन इंस्ट्रूमेंट को इशू करने वाले फाइनेंशियली साउंड होते हैं।
फाइनेंशियली साउंड इशूअर होते हैं इस मार्केट में। इस वजह से इसमें रिस्क कम होती है, इवन दो ये सिक्योर नहीं होते फिर भी। तो मतलब इसमें कोई कंपनी वंपनी नहीं होती है जो इशूअर होती है? इशूअर मोस्टली गवर्नमेंट और बैंक्स और ये सब ही होते बैंक और हाँ अच्छे तगड़े वाले फाइनेंशियल हैं। इंस्ट्रूमेंट मतलब कंपनी इसमें बहुत कम आती है होती हैं, कमर्शियल पेपर और सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट वो भी लाती हैं, पर ऑब्वियसली उन्हीं का पर प्रोडक्ट। उसमें नहीं, क्यों रिस्क ज्यादा होगी जब टाइम, ये एलिमेंट तो अपना काम कर ही रहा है ना। एक ही रीजन थोड़ी है, दो रीजन है ना उसके। ये कम काम करेगा उन इंस्ट्रूमेंट पे। अगर तुम्हारे सामने दो ऑप्शन है, एक टी बिल और एक कंपनी, तो टी बिल ज्यादा सिक्योर है ऑब्वियसली उसके कंपैरिजन में भी इंटरनली, लेकिन सिक्योर वो भी है क्योंकि वो कम समय में दे रहा है ना। उसके कंपेयर करोगे किसी ऐसे शेयर से जो लॉन्ग टर्म का है, तो फिर नहीं आई बात समझ। अरे प्राणी, तेरे पास एक कंपनी ने इंस्ट्रूमेंट इशू किया शेयर, और एक कंपनी ने इंस्ट्रूमेंट इशू किया सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, तो सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट ज्यादा सिक्योर्ड है क्योंकि सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट है, उसकी मेच्योरिटी 1 साल के अंदर है, और जितने पैसे डाले उतने मिल जाएंगे मिल भी जैसे जाएंगे। जैसे अब उसमें एक काम ये फैक्टर कर रहा है ना, शॉर्ट पीरियड, दूसरा नहीं भी मिल रहा है उसको, तो एक बेनिफिट तो है ही ना उसमें। सारे बेनिफिट सारे इंस्ट्रूमेंट पे मिल जाए ऐसा जरूरी नहीं है ना, पर जब पढ़ते समय हम बोलेंगे तो ये शॉर्ट पीरियड के बेनिफिट वाले इंस्ट्रूमेंट भी और फाइनेंशियली साउंड इशूअर के बेनिफिट भी हैं। पूरे मार्केट की बात करो ना एट अ टाइम, तो किसी एक इंस्ट्रूमेंट की थोड़ी। उसमें जितने इंस्ट्रूमेंट आते हैं सबके फीचर जुड़ जाएंगे ना। हर इंस्ट्रूमेंट पे अपन सारे फीचर चेक थोड़ी कर सकते हैं क्योंकि हम इंस्ट्रूमेंट का फीचर थोड़ी पढ़ रहे हैं। अगर इंस्ट्रूमेंट का फीचर पढ़ना है तो अकेले सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट का फीचर पढ़ना पड़ेगा। हम तो मार्केट का फीचर पढ़ रहे हैं, तो इस मार्केट में जितने इंस्ट्रूमेंट आते हैं सबके फीचर इस मार्केट के फीचर है ना, कोलैबोरेटिवली। अभी बात समझ में आई कि नहीं आई? तीसरा भी है इसमें, एक्सपेंसिव है ये मार्केट। एक्सपेंसिव होने का मतलब क्या होता है? रेट ऑफ इंटरेस्ट और यस, छोटे समय के लिए पैसा और ज्यादा पैसा, रिटर्न हाई मिलते हैं, हाई रिटर्न फॉर इन्वेस्टर। मैंने बताया ना, एफडी से भी ज्यादा रिटर्न मिल जाएगा, सेफ रिटर्न मिल जाएगा, शॉर्ट टर्म में मिल जाएगा। लेकिन मैंने बताया उसका जो एक लूप होल है कि वो बड़े बड़े पैसे उठाते हैं, यहाँ कोई छोटा प्लेयर आता ही नहीं मनी मार्केट में। कि तो हाँ, तुम छोटा मोटा पैसा लगाना चाहो नहीं, उनकी एक लिमिट होती है, उस लिमिट पे वो पहले डिक्लेयर करते हैं, उस लिमिट के मल्टीपल्स में ही पैसे लगाए जा सकते हैं। कोई डाउट? ओके, एक्सपेंसिव है। और कभी कभी इसको ये भी बोल सकता हूं मैं कि जैसे कंपनी के एंगल पे देखें, तो कंपनी सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट पे जो रिटर्न देती है और अपने शेयर पे जो रिटर्न देती है उसमें शेयर पे हायर देती है, तो उस वजह से एक्सपेक्टेड रिटर्न जो होता है लोगों का, एक्सपेक्टेड रिटर्न, अब अपोजिट बात आने वाली है इसलिए ढंग से समझना, इज लेस ड्यू टू शॉर्ट पीरियड। ये वही वाली बात है। अब पीरियड के एंगल पे देखें तो शेयर को लगाया तुमने 5 साल, हाँ 5 साल तक और इस पे तो मिल रहा है केवल 1 साल का रिटर्न, तो अमाउंट ऑफ रिटर्न देखोगे तो कम हम्म, पर रेट ऑफ रिटर्न देखोगे तो जनरली हाई मिलेगा। तो ये दोनों बातों का अंतर है। यहां तक कोई समस्या? टोटल पैसे कम मिलेंगे पर ज्यादा उससे ज्यादा रिटर्न, रेट ऑफ रिटर्न हाई मिलेगा। आगे चलते हैं। कैपिटल मार्केट की बात करते हैं। कैपिटल मार्केट, अच्छा इसमें भी मैं बता दूं तुम्हें, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट वर्सेस इक्विटी शेयर कैपिटल। इक्विटी शेयर कैपिटल तो सबसे हाई रिटर्न है, ये ज्यादा हाई रिटर्न देगा एज कंपेयर टू ये। ड्यूरेशन की वजह से नहीं, रिस्क की वजह से ये ज्यादा रिस्की है। जो ज्यादा रिस्की वो ज्यादा रिटर्न देगा। बात समझ में आ रही है? लेकिन जनरली पाया जाता है कि ये एक्सपेंसिव मार्केट है, मतलब इंस्ट्रूमेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट हाई होते हैं एज कम्पेयर टू दूसरे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहे होते हैं। जैसे मैंने कहा, इसका कंपैरिजन होता है एफडी से। क्या एक इन्वेस्टर एफडी में इन्वेस्ट करता है, उसके हिसाब से ये, हाँ,
बैंक भी एफडी से क्या कर रहा है, आपसे एक पैसा इकट्ठा कर रहा है और कहीं लगा रहा है, वो भी तो इंस्ट्रूमेंट ही है, वो बैंक यूज कर रहा है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? मनी मार्केट में तो मतलब बैंक भी मनी मार्केट में इन्वेस्ट करता होगा कैपिटल मार्केट की जगह, क्योंकि ये स्कीम है। बिल्कुल करता है। क्योंकि अगर वहाँ पे कर दिया और पैसे डूब गए तो फिर हाँ, दूसरा है। बिल्कुल करता है। अभी वो उस पे आऊंगा थोड़ी देर में। यहाँ तक कोई दिक्कत है? ठीक है। अब आता है तुम्हारा कैपिटल मार्केट। ये बड़ा टॉपिक है, इसी पे पूरा चैप्टर जाना है। अब मनी मार्केट उतना ही था। कैपिटल मार्केट का क्या मतलब है? सबसे पहले तो कैपिटल का एक्सचेंज होता है, तो मतलब फिक्स्ड एसेट्स का एक्सचेंज होता है, मतलब फिक्स्ड एसेट्स और वो सब से रिलेटेड। मीडियम और लॉन्ग टर्म फंड, एक ऐसी प्लेस जहां पे मीडियम और लॉन्ग टर्म फंड डील होती है। कोई दिक्कत? इसकी जो सबसे खास बात है, स्मॉल इन्वेस्टर को यहाँ पे मिलता है चांस इन्वेस्ट करने का, हम्म यहाँ पे फिक्स कोई अमाउंट रहता नहीं है, हम्म मिलता रहता है। तो अपनी सेविंग्स को चैनलाइज करने के लिए स्मॉल इन्वेस्टर्स को यहाँ पे चांस मिलता है। कोई दिक्कत? ये इंपॉर्टेंट बात है। कैपिटल मार्केट में स्टॉक एक्सचेंज एक हिस्सा है। स्टॉक एक्सचेंज पूरा कैपिटल मार्केट वही होता है ऐसा नहीं है। हाँ, जैसे डेवलपमेंट बैंक्स, ये इंटरेस्टिंग नाम है। कमर्शियल बैंक्स और स्टॉक एक्सचेंज। अब मैंने बहुत ढंग से समझाया कमर्शियल बैंक कौन होते हैं उधर बैंकिंग में, और स्टॉक एक्सचेंज। और स्टॉक एक्सचेंज भी बहुत तरह के होते हैं। स्टॉक एक्सचेंज का मतलब केवल शेयर मार्केट नहीं है। कमोडिटी एक्सचेंज भी स्टॉक एक्सचेंज है। गोल्ड एक्सचेंज भी। कमोडिटी का मतलब है जैसे ये तुम्हारा गेहूं, पेट्रोल, ये सब भी मार्केट में डील होता है, इसके भाव पे भी बेटिंग होती है। हाँ ये सब्जी मंडी में होता है ना, ये 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 उसका फिजिकल फॉर्म है, हाँ तो बहुत फिर ये छोटा है। जैसा शेयर मार्केट है ना, एप्लीकेशन और वो पूरा, ऐसा ही पूरा प्लेटफॉर्म है कमोडिटी एक्सचेंज का। कहाँ पे होता है ये? वैसे ही एप्लीकेशन है उसकी, ऑनलाइन? उसका पूरा, हाँ, ऑनलाइन। और बहुत बड़ा मार्केट है, बहुत लोग इन्वेस्ट करते हैं उसमें। हाँ वहाँ पे ना भोपाल में मंडी बोर्ड का ऑफिस। फिर वही बात, वो फिजिकल है। हाँ तो मतलब वो एप्लीकेशंस तो वहीं पे जाती होंगे ना सारी, मतलब ऑक्शन ऑक्शन तो वहीं से कंडक्ट करते ऑक्शन, होंगे ना। इसका पूरा जो डीलिंग है, जैसे मुंबई का सेंसेक्स का बीएसई है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, हाँ एक एनएसई, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है, उन ऑफिसेस तो में डिफरेंस क्या है बॉम्बे पूरे स्टॉक इंडिया का कवर करते हैं वो। बीएसई और एनएसई? वो मैं आता हूँ, बहुत सारी चीजें खुल जाएंगी अभी थोड़ी थोड़ी करके, बहुत सारी डिटेल है उनकी। अभी शेयर मार्केट पे आएंगे ना, तब वही डिस्कस करना है अपने को, इसलिए रोक रहा हूँ कि बीएसई क्या है, एनएसई क्या है, क्या करते हैं, कैसे होता है। आगे चलो। यहाँ पे एक चीज पकड़ के चलो, मीडियम और लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट, मतलब वो वाले इंस्ट्रूमेंट डील होते हैं जो मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटी देते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट बात हो गई यहाँ पे स्मॉल इन्वेस्टर के लिए भी जगह है। और तीसरी बात हो गई कि कैपिटल मार्केट में स्टॉक एक्सचेंज भी आता है, लेकिन इसके अलावा कैपिटल मार्केट में डील करने वाला कमर्शियल बैंक भी है और डेवलपमेंट बैंक भी है। तो अगर आप कमर्शियल बैंक में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, जैसे एफडी वगैरह, वो कैपिटल मार्केट का हिस्सा है। वो कौन करवाती है? कमर्शियल बैंक्स। लेकिन ये डेवलपमेंट बैंक्स क्या है? तुमने नाम सुना एच डी एफ सी? तुम्हें लग रहा होगा कि ये कमर्शियल बैंक की क्या है। इसका फुल फॉर्म पढ़ा है तुमने कभी बचपन में? याद है? हाँ, पढ़ा है। हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंशियल कॉरपोरेशन। आईसीआईसीआई का भी पढ़ा है, डिटेल नेम। इंडस्ट्रियल क्रेडिट करके डिटेल है, वो इंस्टीट्यूट ऑफ मतलब कमर्शियल। बैंक बन गए पर पहले से फिर
एक लोन देता है। बैंकिंग उसका एक सेगमेंट है, पर वो बेसिकली डेवलपमेंट बैंक्स हैं ये सब। अरे दूसरों के डेवलपमेंट करने के लिए वो प्रोवाइड इसका करता बेसिक काम है हाउस, एचडीएफसी बैंक अलग है और एचडीएफसी का हाउसिंग वाला पूरा सेक्टर अलग से काम करता है। है। हाँ एचडीएफसी याद है? बैंक। हाँ, तो वैसा। तो ये डेवलपमेंट बैंक्स हैं। ये यहाँ पे जाके खाते नहीं खोल सकते, सेविंग अकाउंट और ये सब नहीं होता उधर। एचडीएफसी बैंक में एचडीएफसी बैंक में होता है। एचडीएफसी में नहीं होता। हाँ, जो वो केवल एचडीएफसी वो बैंक डेडिकेटेड डेवलपमेंट बैंक है। वो ये केवल हाउसिंग एक ही लोन लोन देता है। देती है, हाउसिंग लोन। हाउसिंग ऐसी आईसीआईसीआई का जो ऐसा वाला सेक्टर है वो इंडस्ट्रियल क्रेडिट देती है, इंडस्ट्रीज जाके उससे ले लोन। सकती और है। एचडीएफसी बैंक से फिर आप कार लोन और पर्सनल हाँ, लोन ले वो सकते सब आप बैंकिंग वहां करो, अकाउंट खुलवाओ, सेविंग खाता खुलवाओ, उसमें से पैसे निकालो, वो सब वो बैंकिंग सेक्टर कर रहा है उसका। तो एक बड़ा, मतलब उसने एक अपना एक पार्ट बना रखा है उसको। ठीक है, तो अब आईडीबीआई भी ऐसे ही है, इसका बैंक अलग है, लेकिन आईडीबीआई बेसिकली इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक है। ये बड़े बड़े लोन्स देती है इंडस्ट्रीज को। जैसे अडानी को लोन लेना है, अंबानी को लोन लेने हैं, या बड़े, ये तो बहुत ही बड़े नाम ले दिए मैंने। आपको इंडस्ट्री के लिए लोन लेना है तो आईडीबीआई पे जाओगे, आईडीबीआई बैंक नहीं, आईडीबीआई इंस्टीट्यूशन पे जाओगे। समझ में आई बात? तो ऐसे एक और बहुत फेमस पढ़ा है तुमने, नबार्ड, नेशनल एग्रीकल्चर बोर्ड ऑफ रूरल डेवलपमेंट। बात समझ में आई? तो ये किसके लिए काम करता है? रूरल एरिया में एग्रीकल्चर के लिए लोन लेना है, उसके लिए कोई मशीन लेनी है, ट्रैक्टर लेना है, खेती बीज ये सब के लिए करना है, तो नाबार्ड के पास जाओ। तो डेडिकेटेड एक एक सेक्टर को बैंक दे रखे हैं। और भी हैं ऐसे, आईडीएफसी भी ऐसा ही है। तो खैर, मैं सिर्फ ये समझाना चाह रहा हूँ कि कमर्शियल बैंक और इन डेवलपमेंट बैंक में ये अंतर होता है। कोई दिक्कत इसमें? ओके। इसके अलावा कैपिटल मार्केट के लिए आप ये सोच सकते हो कि कौन से इंस्ट्रूमेंट इसमें आएंगे, इसके इंस्ट्रूमेंट क्या होंगे। जैसे उसके इंस्ट्रूमेंट पढ़े हमने, तो इसके इंस्ट्रूमेंट होते हैं शेयर्स, डिबेंचर्स। फिर वही बात है कि वो कंडीशन अटैच है कि 1 साल से ज्यादा के लिए इशू हुए हैं, बॉन्ड्स, पब्लिक डिपॉजिट। तो ऐसा जो पीरियड, अब डिपॉजिट ऐसे ही नाम है, डिपॉजिट 1 साल के अंदर है तो मनी मार्केट का है इंस्ट्रूमेंट है, और अगर 1 साल से ज्यादा का है तो इधर आएगा। कोई दिक्कत इसमें? तो किसी भी देश में, किसी भी इकोनॉमी में जितना स्ट्रांग कैपिटल मार्केट होगा, जितने ज्यादा लोगों का पूल बना पाओगे कि वो लोग अपना पैसा लगा रहे हैं और ये पैसा फर्म तक पहुंच रहा है और फर्म इससे प्रोडक्शन कर रही है और प्रोडक्शन करने से जीडीपी बढ़ता है। ये पूरी चेन है। तो जितना स्ट्रांग कैपिटल मार्केट होगा उतनी ज्यादा इकोनॉमी ग्रो करेगी। इंडिया अभी फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी इसलिए बन रहा है क्योंकि थर्ड लार्जेस्ट पे उसका मार्केट पहुंच गया है। इतने सारे लोग उससे जुड़ गए हैं और इतने लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो इसलिए फर्म्स के पास इतना पैसा है कि वो अपने डेवलपमेंट को, मतलब अपने प्रोडक्शन को इंक्रीज कर रही है, इसलिए जीडीपी बढ़ रही है। तो जितना अच्छा कैपिटल मार्केट होगा, तो इंडिया ने ये जो एप्स हैं इन्होंने बहुत बड़ा बूम दिया। यूपीआई है कि आप आराम से पैसे लगा सकते हो, आराम से पैसे निकाल सकते हो, वो कॉन्फिडेंस है। तो वो जितना एक देश या कोई इकोनॉमी जनरेट कर पाती है अपने लोगों के बीच में, उतना वो देश ग्रो करने लगता है। ये रीजन है। तो यहाँ तक कोई समस्या? देखो, बस इसको अपन आज यहीं रोकेंगे, इसका फीचर्स पढ़ के। फीचर्स, तो अगर मीनिंग लिखना हो कैपिटल मार्केट का तो इतना कंटेंट चाहिए। ये डील करता है मीडियम और लॉन्ग रेंज फंड में। ये स्मॉल इन्वेस्टर को एनकरेज करता है कि वो अपनी सेविंग्स को लोगों तक पहुंचाए, मतलब फर्म्स तक पहुंचाए। कैपिटल मार्केट में डेवलपमेंट बैंक्स भी आती हैं, कमर्शियल बैंक्स भी आती हैं और स्टॉक एक्सचेंज भी आता है, ये उसका एक हिस्सा है। ठीक है, डेवलपमेंट बैंक का एग्जांपल से समझाया, वो लिखने के लिए नहीं है, वो अंडरस्टैंडिंग के लिए था कि कमर्शियल बैंक और डेवलपमेंट बैंक अलग अलग चीज होती है। और इंस्ट्रूमेंट्स की बात अगर हम करें तो यहाँ पे शेयर्स, डिवेंचर, बॉन्ड, पब्लिक, ये मीनिंग हो गया। 2 नंबर के लिए, 3 नंबर के लिए आप मीनिंग लिख सकते हो। अब आते हैं ये बात इसके फीचर्स की। फीचर्स ऑफ कैपिटल मार्केट, सीएम लिख रहा हूँ, उसको लिखा था एमएम। अब देखो इसमें, अब इसके वीडियो देख के ही तुम्हें नोट्स बनाने, ताकि ये एक और बार दिमाग में घूमे ये सब वर्ड्स। जितना इसके वर्ड्स पे ग्रास्प पाई और जितना तुम कनेक्ट करने लगे, उतनी आसानी से इसको याद रख पाओगे, उतनी आसानी से एग्जाम में लिख पाओगे।
ड्यूरेशन, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट का पहला फीचर तो ड्यूरेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट पे है, तो हम तो यहाँ पे हम पढ़ ही चुके हैं कि इसका पहला फीचर है मीडियम और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, इसका फीचर है। अब इसके ऊपर लिख दो कि भाई हाउस होल्ड से फर्म को इन्वेस्टमेंट मिलता है या फर्म इन्वेस्टमेंट रिसीव करती है इस मार्केट के थ्रू जाके, मीडियम टर्म के लिए या लॉन्ग टर्म के लिए, ये सेंटेंस बन गया मोर देन 1 ईयर। और इसको भी अगर समझाना है मीडियम और लॉन्ग टर्म क्या होता है, दैट इज मोर देन 1 ईयर। एक और फीचर है इसका कि ये फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स कहलाते हैं। फाइनेंशियल, उनको क्या बुलाया था, मॉनिटरी इंस्ट्रूमेंट्स। हाँ, ये दिमाग को क्लिक करते जाना चाहिए बस, तो तुम इसको आराम से लिख पाओगे और मार्क्स ले पाओगे। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स, क्योंकि ये लिक्विडिटी में हाई नहीं है, इसलिए हम इसको मॉनिटरी इंस्ट्रूमेंट नहीं बोल रहे। बात समझ में आई? आगे चलते हैं। डील्स इन फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, ऐसे करके इसका सेंटेंस बना सकते हो, एग्जांपल लिख सकते हो शेयर्स वगैरह वगैरह ऐसा। तो ये पॉइंट कवर हो गया। तो वन लाइनर ही चाहिए उनको, 4-5 नंबर के लिए पूछना है तो उन्होंने मीनिंग पूछ लिया, कैरेक्टरिस्टिक पूछ लिया तो सफिशियंट है वन लाइनर ही हेडिंग लिख के। अगर हम इसकी बात करें तो ये दो पार्ट्स में होता है, इसके दो सेगमेंट होते हैं, दोनों अलग अलग पर्पस के लिए हैं। एक होता है प्राइमरी, एक होता है सेकेंडरी। अब देखो कितनी आसानी से समझ में आएगा अगर तुम्हें वो वाली बात समझ में आ गई है। आईपीओ एफपीओ वाला मामला प्राइमरी मार्केट है, मतलब यहाँ पे फर्म पैसा लेती है किससे, हाउस होल्ड से। और सेकेंडरी मार्केट में शेयर ट्रांसफर्स होते हैं, मतलब कि एक हाउस होल्ड अपने दूसरे हाउस होल्ड को खरीदना बेचना चल रहा है उनके बीच में। आज भाव बढ़ गया, किसी ने शेयर खरीद लिया, उसको लगता है और बढ़ेगा अभी, किसी ने बेच दिया, उसको लगता है यार नहीं अब नहीं बढ़ेगा। ऐसे जहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट आता है ना, जहाँ पे, तभी तो ट्रेडिंग होती है। कि एक ही चीज की ट्रेडिंग कोई क्यों करेगा, वो चीज मेरे पास है वो तुमको क्यों चाहिए, तुम्हें लगता है ये और महंगा होगा, मुझे लगता है अब महंगा नहीं होगा तो मैं बेच दूंगा, ऐसा। तो यहाँ ट्रांसफर्स होते हैं ज्यादातर सेकेंडरी मार्केट में, इसमें कोई दिक्कत। और इजी भाषा में बोलूँ तो यहाँ पे इशू होता है इंस्ट्रूमेंट, जहां इंस्ट्रूमेंट इशू होता है उस मार्केट को बोलते हैं प्राइमरी मार्केट, प्राइमरी कैपिटल मार्केट। और जहां पे केवल ट्रांसफरेबिलिटी होती है, ऑलरेडी इशूड, ऐसे लिख दो, ऑलरेडी इशूड इंस्ट्रूमेंट, उनका ट्रांसफर हो रहा है, तो वो आते हैं किसमें, सेकेंडरी में। यहाँ पे कोई दिक्कत? अब इसके दो फायदे हैं, मैं इसको फायदों की तरह लिखा देता हूं। चौथा पॉइंट, बेनिफिट्स। इसको दो पार्ट में लिख सकते हो, फोर्थ पॉइंट और फिफ्थ पॉइंट। एक बेनिफिट लिखो किसके लिए, इकोनॉमी के लिए, और एक बेनिफिट लिखो किसके लिए, इन्वेस्टर के लिए। दो वर्ड है इनके लिए। इकोनॉमी का फायदा क्या है, कैपिटल फॉर्मेशन, ह्यूज कैपिटल फॉर्मेशन। जो सेक्टर इंडिया में कैपिटल फॉर्मेशन करता है, प्रोडक्ट बनाता है, ब्रिजेस बनाता है, उनको पैसा मिलता है। तो कैपिटल फॉर्मेशन जो कंट्री जितनी ज्यादा करेगी उतनी ज्यादा ग्रोथ करेगी। और इन्वेस्टर को फायदा है लिक्विडिटी का। सर अभी तो आपने बोला लिक्विडिटी कम रहती है इसकी। नहीं, मैंने ये नहीं बोला, मैंने ये कहा कि ये मॉनेटरी के बराबर इक्वल वैल्यू नहीं है इनकी। लेकिन मार्केट, अगर शेयर मार्केट में अगर आपने शेयर खरीदा है तो आप उसको बेच सकते हो ना जल्दी, तो लिक्विडिटी है इसमें, हाई है, पर इक्विवेलेंट टू मनी नहीं है जैसे कि मॉनेटरी मार्केट में मिलती है। ठीक है, तो इट प्रोवाइड्स लिक्विडिटी, इसको ऐसे भी लिख सकते हो, प्रोवाइड्स लिक्विडिटी टू इन्वेस्टर। और ह्यूज कैपिटल फॉर्मेशन किसके बेनिफिट की है, इकोनॉमी के, पूरी एज अ होल इकोनॉमी, हमें उसका फायदा मिलता है। इसमें कोई डाउट? ओके, बस इसका डिफरेंस तो अब मेरे हिसाब से जितना इतना पढ़ लिया है, तो इसका अगर कोई पर्टिकुलर पॉइंट हो तो मुझसे पूछ लेना, नहीं तो डिफरेंस तक इसको खत्म कर लो। तो हमने आज
इस चैप्टर की शुरुआत कर ली। फाइनेंशियल मार्केट क्या होता है उसकी मीनिंग पढ़ी सबसे पहली। फाइनेंशियल मार्केट जो है केवल इतना सा चार्ट, हाउस होल्ड से फर्म के बीच में लिंक है। बैंक्स भी होते हैं तो फाइनेंशियल मार्केट भी इसी तरह का एक लिंक है। मीनिंग ऑफ फाइनेंशियल मार्केट, मार्केट फॉर क्रिएशन एंड एक्सचेंज। यहाँ दो पर्पस अचीव होते हैं। फाइनेंशियल असेट क्रिएट भी होते हैं और उसके बाद जो क्रिएटेड फाइनेंशियल असेट है उनका एक्सचेंज भी चलता रहता है। ठीक है। इसके बाद फिर टाइप ऑफ फाइनेंशियल मार्केट पढ़े तो एक कैपिटल मार्केट और एक मनी मार्केट। उसमें से पहले मनी मार्केट पढ़ा, इंस्ट्रूमेंट इशूड फॉर शॉर्ट टर्म दैट इज अप टू 1 ईयर, 1 साल तक। एग्जाम्पल टी बिल, ये मोर देन 1 ईयर, मतलब मीडियम या लॉन्ग टर्म फंड। आगे मनी मार्केट शॉर्ट टर्म में डील करता है, पीरियड अप टू 1 ईयर है। सेटिस्फाई वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, बेसिकली बिजनेस को वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट सेटिस्फाई करके देता है। ट्रू फॉल्स पे आ सकता है, वन लाइनर आ सकता है, हम आंसर में भी यूज कर सकते हैं। लाइन आगे, पार्टिसिपेंट ऑफ मनी मार्केट, गवर्नमेंट, कंपनी, LIC, NBFC, जस्ट वन टाइम रीडिंग। इंस्ट्रूमेंट ऑफ मनी मार्केट, टी बिल, कमर्शियल बिल, कॉल मनी, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। इंपॉर्टेंट क्यों? ट्रू फॉल्स और इन सब के लिए इंपॉर्टेंट। कोई इंस्ट्रूमेंट पकड़ के पूछ लेंगे कैपिटल मार्केट का है कि मनी मार्केट का है। अगला बेनिफिट ऑफ मनी मार्केट, कैरेक्टर समझाने थे इसमें। ये लिक्विड बहुत होते हैं, कम रिस्की होते हैं, एक्सपेंसिव इंस्ट्रूमेंट है, मतलब कि इनकी कॉस्ट अच्छी खासी होती है FD से कंपेयर करो तो। लेकिन कैपिटल में क्योंकि ज्यादा रिस्क होती है उधर, इसलिए ज्यादा रिटर्न मिलते हैं। उस कंपैरिजन से करो तो इसके एक्सपेक्टेड रिटर्न लो रहते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया कि इक्विटी शेयर कैपिटल के कंपैरिजन में सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट के रिटर्न हमेशा लो मिलेंगे। कैपिटल मार्केट को समझा, कैपिटल मार्केट जो होता है वो मीडियम या लॉन्ग टर्म फंड में डील करता है, जस्ट उसका उधर अपोजिट हो गया एक्सचेंज। यहाँ पे एक सबसे बड़ा बात है कि इन्होंने इंक्लूड कर लिया, स्मॉल इन्वेस्टर भी एनकरेज होते हैं इस मार्केट में कि वो अपनी छोटी मोटी सेविंग को ले जा सकते हैं। स्मॉल इन्वेस्टर का मतलब है कि उनके पास सेविंग छोटी है, मनी मार्केट में इनको जगह नहीं मिलती। कैपिटल मार्केट के मैंने बताया शेयर स्टॉक एक्सचेंज एक पार्ट है, उसके अलावा कमर्शियल बैंक, डेवलपमेंट बैंक भी कैपिटल मार्केट का हिस्सा है। ये बात ध्यान रखने की, कमर्शियल बैंक अलग होते हैं, डेवलपमेंट बैंक अलग होते हैं। फीचर्स ऑफ कमर्शियल बैंक, सॉरी फीचर्स ऑफ कैपिटल मार्केट। कैपिटल मार्केट में मीडियम और लॉन्ग टर्म फंड्स इन्वेस्ट होते हैं। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट कहा जाता है, मॉनेटरी इंस्ट्रूमेंट नहीं कहा जाता। सेगमेंट जो है प्राइमरी और सेकेंडरी है। प्राइमरी सेगमेंट में केवल सर्टिफिकेट इशू होते हैं, पहली बार IPO FPO आता है, जबकि सेकेंडरी मार्केट में वो जो इशूड सर्टिफिकेट है उसके बाद में ट्रांसफर्स होते रहते हैं, एक्सचेंज होता रहता है लोगों के बीच। इकोनॉमी को बेनिफिट है, ह्यूज कैपिटल फॉर्मेशन, इन्वेस्टर का लिक्विडिटी। अब ये ऐसे रीडिंग अगर तुमने 2-4 बार कर ली तो तुम्हें ये सब ध्यान रहेगा। अगर तुमने इसको कंटिन्यूस रीड नहीं किया, अब ये 5 मिनट की रीडिंग है पर ऐसे 2-4 दिन कर ली तो ये चैप्टर तुम्हें याद होता जाएगा। यही कहानी हर चैप्टर के लिए करनी है तुम्हें यहाँ से, तो वो याद रहेंगे। वो जो समस्या है कि इतना याद कैसे रहेगा, वो ऐसे रहेगा कि नोट्स बनाओ, नोट्स को एक बार पढ़ो, ऐसे के चीजें रोज पढ़ोगे तो वो डिफरेंस भी क्रिएट होगा दिमाग में, दिमाग को वर्ड्स की आदत भी होगी।